वेलकम बैक। मनोविज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमें पता है कि आप मनोविज्ञान शब्द सुनते सुनते थक गए होंगे और आपका जो अभिप्रेरणा का स्तर था वो धीरे धीरे कम हो गया होगा, क्योंकि इस चैनल पे अभिप्रेरणा की ही वीडियो आ रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट यूनिट ही है, बाकी सब हमने कर लिए है। लास्ट टॉपिक और लास्ट यूनिट है अभिवृद्धि एवं विकास। आज हम इसकी चर्चा करेंगे भाग 1 से। नंबर 1 अभिवृद्धि एवं विकास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे लंबा चौड़ा व्यक्तिगत भिन्नताओं के बाद अगर सबसे बड़ा टॉपिक है तो यही है। कहीं कहीं विकास से भी 5 प्रश्न आते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखें, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो एक बार अधिगम के कुछ सिद्धांत भी हम वापस पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। केवल अभिवृद्धि का शब्द हम उसी समय इस्तेमाल करेंगे जब इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। बाकी जितना भी पढ़ेंगे वो अभिवृद्धि भी है और विकास भी है, इसलिए ध्यान रखें यह पूरा चैप्टर है वो विकास के बारे में ही है। मतलब अभिवृद्धि है वो विकास का एक हिस्सा ही है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करें बाल मनोविज्ञान क्या होता है। तो एक बालक का विकास है वह गर्भावस्था से लेकर अगर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाए, गर्भावस्था से किशोरावस्था, एक बालक की गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, मतलब प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ भी कह सकते हैं। दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन करना है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, और किशोरावस्था तक का अध्ययन नहीं आए तो यहाँ कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ। ये शब्द भी आपको याद रखना है, प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ। यहाँ तक अगर किसी बालक का अध्ययन किया जाए तो इसी को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को पेडागोजी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखें। अगर इसको नंबर्स में चेंज कर दे तो गर्भावस्था से फिर जन्म, और जन्म से लेकर एक बालक के 18 वर्ष के कालक्रम का अध्ययन किया जाए तब भी यह किस श्रेणी में आएगा, बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वह लगभग 18वीं शताब्दी में हो गई थी, ऐसा माना जाता है 18वीं शताब्दी में। तो बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ है वह 18वीं शताब्दी में ही हो गया था। और एक व्यक्ति ने एक अधिगम मनोविज्ञान, एक वर्ड दिया था अधिगम मनोविज्ञान। ये अधिगम मनोविज्ञान जैसे ही दिया, लर्निंग साइकोलॉजी है ना, लर्निंग थ्योरीज नहीं है, अधिगम मनोविज्ञान। और अधिगम मनोविज्ञान देने वाले व्यक्ति कौन थे, अर्थात अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन था, एबिंगहास। इसी को बोला जाता है अधिगम मनोविज्ञान का जनक। एबिंगहास ने एक बच्चा कैसे सीखता है, क्या उसके आयु उसके सीखने को प्रभावित करती है, यहीं से ये अध्ययन प्रारंभ हो गया, अर्थात 18वीं शताब्दी में। और एबिंगहास का ही एक शिष्य था जिसका नाम था बर्क, ये आपको याद रखना है। और बर्क का संबंध था अमेरिका से, यह यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किया, मतलब सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया, तो बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो एबिंगहास बर्क था। बर्क किसका शिष्य था, एबिंगहास का। और एबिंगहास को अधिगम मनोविज्ञान का जनक है वह विकास के संदर्भ में कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। इसके जो अधिगम की परिभाषाएं थी या अधिगम की जो विशेषताएं थी वो अवस्थाओं पर आधारित थी, इसलिए एबिंगहास का संबंध भी कहीं न कहीं विकास से है। और इन्हीं ने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था, लेकिन यह अध्ययन है वह अवैज्ञानिक था, अवैज्ञानिक अध्ययन था, इसलिए बर्क का नाम नहीं आता। अर्थात बाल मनोविज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति बर्क था, लेकिन इसका अध्ययन अवैज्ञानिक था, इसलिए यह नाम है वह कहीं छुप गया इतिहास में। इसके बाद नाम आता है, आप समझ गए होंगे, पेस्टोलॉजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 3.5 वर्ष का बालक था
अब 3.5 वर्ष मतलब 3 वर्ष 7 माह के 3 वर्ष 7 माह 10 दिन, इतना याद नहीं रखना। उस बालक का नाम भी याद नहीं रखना है आपको। तो एक वाटसन का बालक था अल्बर्ट, उसका नाम ज़रूर याद रखना है। पेस्टोलॉजी ने अपने बालक का 3.5 वर्ष का जो था उस पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक किताब लिखी थी जिसका नाम आपको याद ही है, बेबी बायोग्राफी। ये बेबी बायोग्राफी किताब है, वह पेस्टोलॉजी द्वारा लिखी गई थी, जिसने अपने स्वयं के बालक पर अध्ययन किया था। और कहते हैं कि यह सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन था। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे पेस्टोलॉजी। इसीलिए पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब एक जनक स्टैनले हॉल भी आता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है। बाल मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है। लेकिन इसके आगे एक शब्द लगा दे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये शब्द। आपको ये शब्द मिलेगा जो एनटीटी की बुक्स चलती है उसमें ये दोनों टर्म अलग अलग लिखी हुई है। एनटीटी जो भारत सरकार द्वारा कराई जाती है उसकी बुक में है। बाल मनोविज्ञान का जनक है वो पेस्टोलॉजी, और एक नाम आता है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, ये स्टैनली हॉल का संबंध भी किससे था? अमेरिका से था। और स्टैनली हॉल ने विभिन्न अवस्थाओं के बालकों का अध्ययन करने के लिए, यानी कि बालकों के लिए प्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था। प्रथम प्रश्नावली का निर्माण, इसलिए इसको भी बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन इसके आगे शब्द लग जाएगा आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक। अब इन दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, इन दोनों में केवल 20 वर्ष का अंतर है। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले अध्ययन किया तो बाल विज्ञान का जनक, लेकिन इससे भी ज़्यादा व्यवस्थित अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? स्टैनली हॉल, जिसने बालकों के अध्ययन के लिए पहली प्रश्नावली बनाई। तो ये प्रश्नावली का निर्माण किया स्टैनली हॉल ने, इसलिए स्टैनली हॉल को आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोनों में अंतर है। स्टैनली हॉल वाला बहुत कम पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पेस्टोलॉजी ही पूछा जाता है। पहले की वीडियो में शायद स्टैनली हॉल था, लेकिन उसमें करेक्शन कर दे। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी ही याद रखना है। आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक आए तब आपको क्या करना है? यहाँ पे स्टैनली हॉल कर देना है। अब बाल मनोविज्ञान के संबंध में कौन कौन से व्यक्तियों के कथन हैं वह इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, ये दोनों नाम साथ ही चलेंगे। अधिगम की परिभाषा भी है। और इसका एक कथन जो आपको याद है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए, आपको पढ़ाने से पहले हम 10 बार देखते हैं कि कहीं आप तक कोई गलत तथ्य ना पहुंच जाए, इसलिए इसको ध्यान रखें। क्रो एंड क्रो के बाद विकास की परिभाषाएं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी, लेकिन आपको 3 परिभाषाएं याद रखनी है फ्रैंक, स्किनर एंड हरलॉक की। विकास की सबसे पहली परिभाषा दी थी फ्रैंक ने, और फ्रैंक ने पहली नहीं कह सकते, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो पहली है। इस पहली परिभाषा के अनुसार आपको क्या याद रखना है? तो विकास क्या है? फ्रैंक ने बताया कि विकास क्या है। तो इसने 4 तथ्य बताए थे। देखिए, कथनों में अक्सर ये पूछे जाते हैं कि विकास की जितनी भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को परिभाषा से ही निकाला गया है। तो फ्रैंक ने सबसे पहले क्या कहा? वो समझे प्राणी में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन। विकास क्या है? प्राणी में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन है, वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इसने 4 लाइनें दी थी, याद रखना है। प्राणी में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन विकास है। दूसरा, इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ये फ्रैंक ने कहा था। इसके बाद ये निश्चित क्रम है वह आजीवन चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। और लास्ट में जोड़ा था कि विकास की गति है वह व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होती है। यानी कि विकास जो होता है
वह व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्भर करता है। तो विकास की गति है वह व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होती है। तो फ्रैंक ने 4 इंपॉर्टेंट ये लाइनें बताई थी, ये विकास की विशेषता है। तो फ्रैंक की परिभाषा होगी विकास क्या है, तो प्राणी में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन जो निश्चित क्रम के अनुसार आजीवन चलता रहे और जो व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है वही विकास है। ये परिभाषा हो गई फ्रैंक की। फ्रैंक के बाद दूसरी परिभाषा आती है स्किनर की। स्किनर ने इसमें से 2 शब्द है वो कॉपी और पेस्ट करके इसमें जोड़ दिए, और वो पेस्ट थे, कॉपी और पेस्ट करने वाले 2 शब्द थे, एक तो निरंतर, एक तो है निरंतर। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और साथ में क्रमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और एक दूसरा वर्ड जोड़ दिया क्रमिक प्रक्रिया स्किनर। लेकिन एक डेफिनेशन आती है हरलॉक की। अगर हरलॉक की बात करें तो ये एक महिला थी, इनका भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है विकास की अवस्थाओं से संबंधित। हरलॉक के अनुसार परिभाषा क्या है उसको समझना है, परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम जो, तो विकास में एक तो परिवर्तन होता ही है, परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम, प्रगतिशील क्रम जो क्या करता है, इसको याद रखना है। देखो ये प्रगतिशील भी है और क्रमिक भी है। तो परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है, परिपक्वता, परिपक्वता के लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता है। अब यहाँ पे आपको क्या एक पॉइंट मिलेगा वो समझें। ये परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का कोई न कोई लक्ष्य होता है, और यही परिवर्तन क्या लाते हैं, व्यक्ति में परिपक्वता लाते हैं। और इसी परिपक्वता के कारण, यानी कि परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम जो परिपक्वता के लक्ष्यों की अग्रसर होता है, जिससे एक प्राणी में क्या क्या हो सकता है। तो 4 चीज़ें बताई थी। एक प्राणी के आकार में परिवर्तन हो सकता है, ये 4 है वो हरलॉक के द्वारा दिए गए थे। एक प्राणी के आकार में परिवर्तन, दूसरा हो सकता है उस प्राणी के अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन के साथ अनुपात में परिवर्तन, 2 तो परिवर्तन बताए, और एक प्राप्ति और एक ओझल होना बताया था। तो पुराने लक्षणों का लुप्त होना तीसरा, पुराने लक्षणों का लुप्त होना, और पुराने लक्षणों के लुप्त होने के साथ साथ नए लक्षणों की प्राप्ति, नए लक्षणों की प्राप्ति होती है। तो ये 4 टर्म बताए थे, 1, 2, 3 और 4। यह 4 टर्म में है वह किसकी परिभाषा पर आधारित है, हरलॉक की परिभाषा कि आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का या पुरानी आकृतियों का लोप होना और नए लक्षणों की प्राप्ति। जैसे पिनियल ग्रंथि का नाम सुना होगा आपने। पिनियल ग्रंथि को मनुष्य की जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति वयस्कता की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उस पिनियल ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे मनुष्य की जैविक घड़ी किसे कहा गया है, तो मनुष्य की जैविक घड़ी किसे कहा गया है, पिनियल ग्रंथि को कहा गया है। यह साइंस वाले जो भी है सुन रहे हैं यह जानते हैं पिनियल ग्रंथि और मनुष्य की जैविक घड़ी, ये दोनों ही टर्म आपको याद रखनी है। यह दोनों ही टर्म है वो हरलॉक की परिभाषा से संबंधित है। अब वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। तो एक टर्म लिखेंगे अपन अभिवृद्धि, मुझे अपन वाला एक तकिया कलाम है वो हमेशा चलता रहेगा, और अभिवृद्धि के साथ है विकास। एक चीज़ ध्यान में रख ले कि अभिवृद्धि है वो विकास का ही भाग है, लेकिन अभिवृद्धि है वह एक संकुचित शब्द है, ये छोटा शब्द है। अभिवृद्धि संकुचित शब्द है, जबकि विकास है वह बहुत व्यापक शब्द है। विकास के अंदर बहुत सारी वस्तुएं शामिल होती है। अब इन दोनों में अंतर पहला तो यही हो गया कि अभिवृद्धि है वह एक संकुचित टर्म है, जबकि विकास एक व्यापक टर्म है। अब इसमें अंतर की बात करें
तो अभिवृद्धि हमेशा कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। जबकि विकास की बात करें तो विकास मात्रात्मक भी होता है और मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अब मात्रात्मक होता है इसका मतलब समझ लें कि अभिवृद्धि विकास का ही अंग है, तो जो ये गुण है वह विकास में अपने आप आ जाएंगे। तो अभिवृद्धि है वह मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक होती है इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष मापन संभव है। प्रत्यक्ष मापन संभव है, जो दिखता है अपन को, ठीक है। जबकि यहाँ मात्रात्मक है तो संभव है, गुणात्मक है इसका मतलब प्रत्यक्ष मापन क्या होता है? असंभव होता है। ये जरूर ध्यान रखें, केवल इसको क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। तो अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक है इसलिए प्रत्यक्ष मापन संभव है, गुणात्मक है इसलिए प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। अब मात्रात्मक से संबंधित बात करें तो एक व्यक्ति की लंबाई लंबाई के साथ साथ एक व्यक्ति की भार, ये दोनों, लंबाई ऊंचाई भी कह सकते हैं, यह दोनों मात्रात्मक हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है ये दोनों बढ़ते हैं, अभिवृद्धि है। लेकिन ये विकास का भी भाग है। लंबाई और भार, लंबाई में हमेशा धनात्मक परिवर्तन होता है, भार एक धनात्मक परिवर्तन भी है और ऋणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। आपकी लंबाई कभी कम नहीं होगी आयु के अनुसार। आप 5 फीट के हैं, आप 5.2, 5.3, 5.4 तक पहुंचेंगे। कभी 5 फीट के और आप 4 फीट के नहीं होंगे। लेकिन आपका भार है वह 80 किलो से 70 भी हो सकता है, 70 से 50 भी हो सकता है, 50 से 100 भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रूप में बढ़ता है। तो भार धनात्मक ऋणात्मक अवधारणा है। जबकि लंबाई है वो हमेशा कैसी बढ़ती है? धनात्मक ही बढ़ती है। गुणात्मक का अर्थ क्या हुआ? तो गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है एक व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। अगर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तो ये गुणात्मक है। कार्य कुशलता, एक व्यक्ति की कार्य कुशलता, क्षमता के साथ साथ एफिशिएंसी भी जरूरी है। कार्य कुशलता और उसके व्यवहार की प्रगति, व्यवहार प्रगति, ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने ये 3 पॉइंट लिखे हैं कि एक व्यक्ति की गुणात्मक क्षमताओं में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये 3 दिए तो और चौथा दिया था उपरोक्त सभी। तो एक व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार प्रगति यह गुणात्मक टर्म है, जबकि लंबाई और भार है वह मात्रात्मक टर्म है। यह आपको दिखाई देंगे, इसलिए इसका स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। यानी कि अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। जबकि विकास का स्वरूप बाह्य भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? आंतरिक भी हो सकता है। अर्थात जो दिखता है, विकास किससे, अभिवृद्धि किससे संबंधित होती है? केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। जबकि विकास की बात करें तो बाह्य का मतलब कौन सा पक्ष हो गया? शारीरिक पक्ष भी है और आंतरिक का मतलब हो गया आपका मानसिक पक्ष। तो अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास है वह शारीरिक और मानसिक दोनों से संबंधित होता है। अभिवृद्धि है वह निश्चित समय तक होती है। अभिवृद्धि का समय है वह निश्चित होता है, जबकि विकास है वह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके आधार पर ही एक कोटेशन बनता है। वो कोटेशन आप सुन लें कि मान लीजिए आप शेषवावस्था में हैं और शेषवावस्था से आप कौन सी अवस्था की ओर जा रहे हैं? शेषवावस्था से आप किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। शेषवावस्था से किशोरावस्था तक बढ़ने में आपकी अभिवृद्धि और विकास दोनों में किस प्रकार का संबंध होता है? तो हमने कहा था पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा जो हमने आपके ग्रुप में डाला है, उसके संबंधित फिर वापस यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर भी समझ लें कि मान लीजिए इसको आधा मैंने कर दिया, ये आपके जीवन के प्रारंभिक वर्ष हैं और ये आपके जीवन के उत्तर वर्ष है, मतलब उसके बाद के, अंतिम नहीं कह सकते, उत्तर वर्ष है। जीवन के प्रारंभ में अभिवृद्धि है वह बहुत तेज होती है
जबकि विकास की बात करें तो विकास की गति है वह कम होती है। ये ज़रूर ध्यान रखें। ये पहली लाइन है वह तो क्या हो गई, अभिवृद्धि, और दूसरी लाइन है यह हो गई विकास। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है कि एक व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में, मतलब शैशवावस्था से पूर्व बाल्यावस्था तक अभिवृद्धि तो बहुत तेज होती है, लेकिन विकास है वह बहुत कम होता है। अब अभिवृद्धि तेज होती है इसका मतलब मान लीजिए आप 5 साल के हैं, आप 5 साल में 4 फीट के हो जाएंगे, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, 4 फीट के हो जाएंगे। अब बाकी के आपके जीवन के जितने भी साल हैं उसमें आप कितने बढ़ेंगे, तो 2 फीट या 3 फीट ही बढ़ेंगे। तो अधिकतर अभिवृद्धि है वो कब हो जाएगी, आपके प्रारंभिक जीवन में। और उत्तर जीवन में क्या होता है उसकी बात करेंगे। अब आपने अभिवृद्धि जितनी कर ली, अभिवृद्धि है वह निश्चित हो जाएगी, एक समय के बाद यह रुक जाएगी, लेकिन विकास है वह आपके जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अब दोनों टर्म अलग अलग होगी। यहाँ प्रारंभिक वर्षों में आपकी अभिवृद्धि ज़्यादा होती है और विकास कम होता है। बाद में आपकी अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, फिर क्या होता है, विकास होता है। तो एक दूसरे के क्या है, ये पूरक है, आश्रित नहीं है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको ध्यान रखें। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर आया होगा कि सर प्रारंभिक वर्षों में तो सीखने की गति बहुत तेज होती है, मतलब विकास भी तो तेज होना चाहिए। तो यहाँ समझें, यहाँ पे विकास की गति की बात की है, गति कम होती है। अब मात्रा की बात करें, जैसे कि आप सीख रहे हैं तो यहाँ तक आप पूरा थोड़ी सीख लेंगे। जैसे कि आपने 10 शब्द सीखे, 15 शब्द सीखे, सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से सीखते हैं, गति तीव्र होती है। अब इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इस मात्रा के आधार पर इसको कम बताया गया है। फिर मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं भी, मतलब मैं क्या बोला वो पता नहीं, अभी फिर बोल देता हूँ कि प्रारंभिक वर्षों में अभिवृद्धि तेज होती है और विकास क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ समझे, सीखने की गति है, सीखने की गति है वह तेज होती है, लेकिन आप जितना सीखते हैं उसकी मात्रा कम होती है। यहाँ ज़्यादा सीखते हैं, यहाँ कम सीखते हैं। तो ये दोनों टर्म अलग है। यह विकास से संदर्भ में 2 कोटेशन थे, अंतर था। अब अगले अंतर की बात करें, समय निश्चित आजीवन हो गया। अभिवृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसका क्रम निश्चित नहीं होता, क्रम निश्चित नहीं होता अभिवृद्धि का। जबकि विकास है वो कैसा होता है, क्रमिक होता है। इसको भी समझ लें। अभिवृद्धि के जितने भी घटक है वह सभी मूर्त घटक होते हैं, जबकि विकास के जितने भी घटक होते हैं वह अमूर्त घटक है। ये ज़रूर याद रखें आप, अमूर्त घटक से संबंधित विकास होता है, मूर्त घटक से संबंधित अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, अर्थात अभिवृद्धि कैसी होती है, लक्ष्य विहीन होती है। जबकि विकास की बात करें तो विकास किसी न किसी लक्ष्य आधारित होता है, इसलिए यह कैसा होगा, लक्ष्य प्रेरित होगा। विकास लक्ष्य प्रेरित, अर्थात लक्ष्य है तो ही विकास हो रहा है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। अगली बात करें, इसमें दिशा का भी अभाव होता है, अभिवृद्धि में दिशा का अभाव होता है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा और क्रम होता है, निश्चित दिशा और निश्चित क्रम होता है। अगली बात करें तो यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, नंबर्स ऑफ सेल वृद्धि होती है। जबकि यहाँ कोशिकाओं की कार्य संख्या में, कार्य क्षमता में, कोशिकाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि और विकास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके बारे में आपको याद रखना है। दोनों में क्या अंतर है, कितने प्रकार से परिभाषित किया गया है, इस पूरी बात को आपको याद रखना, अंतर को। अब अगले पॉइंट पे चर्चा करें तो वह है विकास के सिद्धांत। कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं उस पर आपको चलना है। आज पूरे ही सिद्धांत पढ़ेंगे, 15 सिद्धांत पढ़ने हैं। इसमें 4-5 तो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी के आपको नाम याद रखने और नाम से उसके क्या निहितार्थ है उनको भी याद रखना है।
विकास के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है तो समझें, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति में विकास है वह न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है और इस न रुकने वाली प्रक्रिया के कारण एक व्यक्ति में प्रतिक्षण, प्रति मिनट, प्रति घंटा विकास होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि आज उठे कल आपका भार 2 किलो बढ़ गया। यह एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। और एक प्रश्न पूछा था इसमें कि यह सिद्धांत किसका विरोध करता है, तो यह सिद्धांत है वह एक व्यक्ति में आकस्मिक परिवर्तन का विरोध करता है कि किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक परिवर्तन नहीं हो सकते। तो यह सिद्धांत आकस्मिक परिवर्तन का विरोध करता है। आपको बिल्कुल ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यानी कि दूसरा सिद्धांत है विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है। विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है। इसके साथ ही अगला पॉइंट जोड़ दे, विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है और प्रत्येक जो अवस्था है, प्रत्येक विकास अवस्था के 3 सिद्धांत एक साथ मिला दिए मैंने। प्रत्येक विकास अवस्था के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ठीक है। प्रत्येक विकास अवस्था के विशिष्ट स्वाभाविक लक्षण होते हैं और प्रत्येक विकास की अवस्थाओं के कुछ खतरे भी होते हैं। अब ये 3 सिद्धांत एक साथ मिला दिए कि विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है, प्रत्येक विकास की अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं और उन कुछ के खतरे भी होते हैं। अर्थात जब हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था वो पढ़ेंगे तब प्रत्येक विकास अवस्था के लक्षण पढ़ेंगे और खतरे भी पढ़ेंगे। लेकिन सीधा सा लॉजिक ये है कि हर बालक है वह कहीं न कहीं शैशवावस्था से गुजरेगा। शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था आएगी और बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आएगी। मतलब विकास की अपनी अवस्था है, इसके भी अपने स्वाभाविक लक्षण हैं, इसके भी लक्षण हैं, इसके भी लक्षण हैं, इसके भी खतरे हैं, इसके भी खतरे हैं और इसके भी खतरे हैं। तो दूसरा विकास का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत है उसको मिला के बनाया है। अगला है विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। मतलब विकास कैसे होता है, तो विकास किसके कारण होता है, परिपक्वता के कारण होता है और साथ साथ में किसके कारण होता है, अधिगम। तो विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। अधिगम के कारण आपका विकास होगा, परिपक्वता के कारण आपका विकास होगा। परिपक्वता का संबंध किससे है, ये लाइन आपको ज़रूर याद रखनी है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, तो वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों का या शारीरिक क्षमताओं का विकास। यहाँ परिपक्वता का अर्थ समझ लें, वंशानुक्रम से संबंधित, मतलब आपकी हेरिडिटी है उसके अनुसार वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों और शारीरिक गुणों के साथ लिख सकते हैं क्षमता। शारीरिक गुणों और शारीरिक क्षमताओं का विकास होना ही क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। आपने देखा होगा कि किसी परिवार में बहुत लंबे लंबे लोग हैं तो सभी लंबे ही मिलेंगे, छोटे छोटे तो छोटे ही मिलेंगे। मतलब ये जो चीज़ है वो किस पर निर्भर करती है, वंशानुक्रम पे। और अधिगम का मतलब क्या हुआ, तो अधिगम तो कई बार पढ़ चुके हैं आप। धीरे धीरे बालक है वह अभ्यास करेगा, अभ्यास के बाद दूसरा है प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साथ तीसरा है अनुभव। इन तीनों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन, और यह व्यवहार में परिवर्तन भी किस प्रकार का, स्थायी प्रकार का। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। अगर ये पूरा एक व्यक्ति में होता है तो वह क्या कहलाएगा, विकास। तो विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विकास किसका रिजल्ट है, तो इन दोनों ने जो परीक्षा दी उसका रिजल्ट है। वृद्धि एवं विकास की दर है वह हमेशा समान नहीं रहती।
विकास की दर हमेशा समान नहीं रहती। अगला सिद्धांत, विकास की दर या गति हमेशा समान नहीं रहती। अब विकास या अभिवृद्धि जो भी है उसकी दर हमेशा समान नहीं रहती। इसका मतलब क्या है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में विकास की गति है वह अलग अलग होती है। शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें तो तीनों ही अवस्थाओं में यह अलग अलग रूप से होता है। इसलिए वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर है वह हमेशा किसी भी अवस्था में समान नहीं होती। अगला सिद्धांत है वह है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या कहता है इसको भी समझ लें साथ में। दो व्यक्ति है, इन दोनों ही व्यक्तियों का बर्थ डेट एक ही है, एक ही दिन पैदा हुए। आज से 18 साल बाद देखें, 18 वर्ष बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों की शारीरिक क्षमताएं एक जैसी हो और इन दोनों की मानसिक क्षमताएं एक जैसी हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का विकास है वह अलग अलग तरीके से होता है और व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है वह कारण बन जाता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ये ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये दो जातियों से संबंधित है, एक पहली जाति और एक दूसरी जाति। यहाँ जाति का मतलब ये नहीं है कि आप कौन सी जाति के हैं। यहाँ एक जाति मान ले पशु जाति और एक मनुष्य हो गया। जैसे कि एक हाथी है और एक है मानव है। अब हाथी का एक दिन का बच्चा और मानव का एक दिन का बच्चा, हाथी का एक दिन का बच्चा वो 10 किलो का हो सकता है, ये 10 किलो का नहीं होगा, ये 3-3.5 किलो का होगा। 4 दिन बाद देखे तो हाथी का बच्चा चलना सीख जाएगा, ये है वो चलना ही नहीं सीखेगा। हाथी का बच्चा तो उसी दिन चलना सीख लेता है। तो हाथी का विकास है वह उसी जाति के अनुसार होगा। सभी मानव, जितने भी मानव हैं उनका विकास मानव जाति के प्रतिमान के अनुसार होगा। सभी कुत्तों का विकास कुत्तों की जाति के समान प्रतिमान के अनुसार होगा। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? अलग अलग प्राणी हैं वह अलग अलग प्रतिमान के अनुसार बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सामान्य से विशिष्ट विकास का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत है वह आपको छोटे छोटे में याद रखने हैं। सामान्य से विशिष्ट विकास अर्थात विकास पहले कैसा होता है? सामान्य, अर्थात एक बालक है वह सामान्य तथ्य पहले सीखेगा और इसके बाद है वह विशिष्ट तथ्य है उनको सीखना प्रारंभ करेगा। तो इसको बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट विकास का सिद्धांत। अब आता है विकास द्वारा विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के द्वारा या विकास के प्रतिमानों से, विकास के प्रतिमानों से एक बालक की भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात एक बालक का भावी जीवन में क्या स्थान है, ये कोटेशन है, वहाँ आपको पता चल जाएंगे। पूत के लक्षण पालने में ही नज़र आ जाते हैं। मतलब विकास के जो प्रतिमान हैं उससे एक बालक के भावी जीवन के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत है वह दो दिशाएं बताता है। वह दो दिशाएं कौन कौन सी है आपको याद रखना है। सबसे पहला तो होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर इसको बोला गया है सिर पुच्छीय। सिर पुच्छीय भी बोला गया है और इसी सिर पुच्छीय को बोला जाता है मस्तबोध मुखी सिद्धांत। मस्तबोध मुखी सिद्धांत बोला जाता है और इसी सिद्धांत को बोला जाता है सिफेलोकोडल। ये आपको याद रखना है, सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल क्या होता है? तो सिफेलस का मतलब होता है ब्रेन, अर्थात एक बालक का सिर का पहले विकास होगा, फिर धड़ का, फिर हाथों का और फिर पैर का। इसलिए एक बालक को लिखने से पहले क्या सिखाया जाता है? बोलना। पहले बोलना सिखाया जाता है
और बोलने के बाद सिखाया जाता है उसको लिखना, क्योंकि हाथों का विकास वह बाद में होता है। और LSRW का जो सिद्धांत है वह विकास की दिशा के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? सिफेलोकोडल। दूसरा एक दिशा होती है वह है निकट से दूर का, निकट से दूर कह सकते हैं, और इसी को बोला जाता है केंद्र से परिधि, और इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, वह भी विकास की दिशा का सिद्धांत है। तो सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया। अब अगला है विकास कभी भी लंबवत नहीं होता। विकास है वह कभी भी लंबवत या रेखीय नहीं होता या सरल रेखीय नहीं होता। विकास की दिशा हमेशा कैसी होती है? वर्तुलाकार होता है, अर्थात अपनी पहली की जो अवस्था है उससे साथ संबंध बनाते हुए ये चलता है। यह कहलाता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? अगला सिद्धांत है तो विकास को वंशानुक्रम एवं वातावरण प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव का सिद्धांत, वंशानुक्रम के साथ दूसरा आता है वातावरण। वंशानुक्रम क्या करता है? तो वंशानुक्रम विकास की नींव का निर्धारण करता है, जबकि वातावरण है वह विकास को क्या करता है? परिमार्जित करता है। और यहाँ पे परिमार्जन का सिद्धांत भी इसको कभी कभी कहा जाता है। अगला है लिंग भेद का प्रभाव। विकास पर लिंग भेद का प्रभाव भी पड़ता है, अर्थात स्त्री और पुरुष इन दोनों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। और दूसरा है प्रारंभिक विकास, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रारंभिक विकास जो पहले विकास होता है परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है, परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। इसको कैसे समझें? तो आपने शैशवावस्था की बात की, कहते हैं कि ये सबसे आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला है। अब इसके बाद आती है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। तो ये पीछे वाले आने वाली अवस्थाएं कौन सी कहलाती है? परवर्ती अवस्थाएं। तो एक बालक अपनी प्रारंभिक अवस्था में कुछ नहीं सीखा तो ये पीछे वाली अवस्थाएं उसकी वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए कहा गया है कि प्रारंभिक विकास है वह परवर्ती विकास से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका संबंध है 5 या 6 वर्ष की उम्र में, अर्थात एक बालक 5 या 6 वर्ष में जितना सीख गया वह लगभग 50% होता है। शैशवावस्था में 50% सीखता है, और बाकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिला दे तब दोनों को मिलाकर 50% सीखता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आती है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, अब विकास की अवस्थाएं हैं, उन विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण आपको 3 पढ़ने हैं। 3 में पूछा कौन सा जाएगा उसकी चर्चा भी कर लेंगे। विकास की अवस्थाओं की चर्चा करें तो सबसे पहले आता है हिंदू ग्रंथ के अनुसार। हिंदू ग्रंथ जितने भी है उन हिंदू ग्रंथ के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो हिंदू ग्रंथ के अनुसार विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहली अवस्था को नाम दिया है शैशवावस्था। सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था। दूसरी है बचपनावस्था, बचपनावस्था जिसको बॉयहुड कहा गया है ना, चाइल्डहुड नहीं कहा गया है। फिर आती है बाल्यावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, और इन्होंने सीधा जंप लगा दिया प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो हिंदू ग्रंथ के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती है। शैशवावस्था कब तक रहती है? 5 वर्ष तक रहती है। बचपनावस्था की आयु बताई थी इन्होंने 5 से 10 वर्ष। बाल्यावस्था रहती है 10 से 15 वर्ष, और अगर 15 वर्ष से ऊपर हो जाए तो यह प्रौढ़ावस्था होती है। लेकिन ये वर्गीकरण कोई सार्थक प्रतीत नहीं होता है। अगले की चर्चा करें तो वह है हरलोक के अनुसार।
हरलॉक ने विकास की अवस्थाओं के 8 चरण बताए थे। ये 8 चरण कौन से आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था की उसने सीमा निर्धारित की थी गर्भधारण से जन्म, तब तक जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, इसको गर्भकालीन अवस्था कहा। दूसरी अवस्था की चर्चा करें तो फिर सीधा आ जाता है शेषवावस्था। मतलब पहली अवस्था सबकी शेषवावस्था ही थी, इम्पोर्टेंट अवस्था, और ये कब तक रहती है, जन्म से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन तक रहती है। और 14 दिन बाद शेषवावस्था समाप्त हो जाती है और फिर स्टार्ट होती है बचपनावस्था। बचपनावस्था कब तक रहती है, तो 2 सप्ताह से यानी कि 14 दिन से लगाकर 2 वर्ष तक ये अवस्था रहती है। चौथी अवस्था की चर्चा करें तो अब सीधी बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, चौथी और पांचवी। इन चौथी और पांचवी अवस्थाओं का संबंध किससे था, बाल्यावस्था से था। 2 भाग कर दिए बाल्यावस्था के, एक तो हो गई पूर्व बाल्यावस्था और एक कर दिया उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से शुरू होती है और 2 वर्ष से 6 वर्ष, 2 या 3 वर्ष से लगाकर 6 वर्ष तक होती है। और उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 14 वर्ष। लेकिन इसकी छठी अवस्था है, उसको नाम दिया वयः संधि अवस्था। वयः संधि, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, वयः संधि अवस्था कब तक होती है, और इसी को बोला गया था पूर्व किशोरावस्था। वयः संधि अवस्था या पूर्व किशोरावस्था, और इसकी आयु निर्धारित की गई थी 11 से 17 वर्ष, 11 से लगाकर 17 वर्ष तक होती है। फिर आ जाती है किशोरावस्था, और किशोरावस्था की आयु इसके अनुसार कितनी होती है, तो किशोरावस्था की आयु होती है 17 से 21 वर्ष। और इसके बाद 8वीं अवस्था आ गई प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था का कालक्रम निर्धारित किया था 21 से 40 वर्ष। लेकिन हरलॉक का ये वर्गीकरण बहुत लंबा चौड़ा था, तो इसके बाद आता है अर्नेस्ट जॉन्स का वर्गीकरण। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉलसैनिक का भी आता है, लेकिन ये जॉन्स का वर्गीकरण है। मनोविज्ञान इसी के आधार पर चल रहा है। जॉन्स का वर्गीकरण सबसे उपयोगी था, सबसे सरल था, सबसे छोटा था। इसके अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो यह शेषवावस्था, शेषवावस्था के बाद बाल्यावस्था आ जाती है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आ जाती है, किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद सीधी आ जाती है प्रौढ़ावस्था। अब साइकोलॉजी तो ये पहली, दूसरी, तीसरी तक ही आधारित है। शेषवावस्था कब तक रहती है, तो जन्म से लगाकर 5 या 6 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से लगाकर कितने तक रहती है, 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष या 19 वर्ष भी हो सकती है। और प्रौढ़ावस्था है वह 18 वर्ष से ऊपर, यह अवस्था क्या कहलाएगी, प्रौढ़ावस्था। तो ये वर्गीकरण है, इसी के अनुसार आज की साइकोलॉजी चल रही है, आजकल की साइकोलॉजी। तो इसको आपको याद रखना है बहुत बेसिकली। अब इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो एक बेसिक सिद्धांत है जो कथन कारण में पूछे जाते हैं। अब शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ेंगे, और उनके अंदर होने वाले विकास है, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास, ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूर तैयार रहें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।